1857 की क्रांति, जिसे भारतीय इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, इसने पूरे देश में अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। इस क्रांति की लपटें पूरे उत्तर भारत के साथ साथ विंध्य क्षेत्र तक भी पहुंच गई। तब विंध्य प्रदेश की धरती के कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करते हुए देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन्हीं वीर क्रांतिकारियों में से एक थे लाल श्याम शाह, जिन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध केवल हथियार उठाकर युद्ध ही नहीं किए, बल्कि विंध्य क्षेत्र में चल रहे इस संघर्ष को आर्थिक सहयोग देते हुए इसे पोषित भी किया। अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखने के लिए उन्होंने अपनी समस्त जमीन जायदाद, संपत्ति और पत्नी के आभूषण तक क्रांति को समर्पित कर दिए। लाल श्याम शाह का नाम सुनते ही सबसे पहले शायद आपको रीवा मेडिकल कॉलेज का नाम याद आता होगा, जिसका नामकरण मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हीं वीर और स्वाभिमानी क्रांतिकारी की स्मृति में किया, जिन्हें अंग्रेज सरकार जीते जी कभी पकड़ नहीं पाई। तो आजादी के मतवालों की इस कड़ी में आज कहानी विंध्य के वीर क्रांतिकारी लाल श्याम शाह की। तो आइए जानते हैं उनके जीवन, संघर्ष और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके बलिदान की कहानी। लाल श्याम शाह 1857 की क्रांति के समय रीवा रियासत के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे, जिन्होंने ठाकुर रणमत सिंह समेत दूसरे क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था। वो मूलतः रीवा नहीं बल्कि कोठी रियासत से संबंधित थे। माना जाता है कि कसौटा का राजघराना बघेलों के मूल पुरुष व्याघ्रदेव के दूसरे पुत्र कंधर देव से है। इसी कसौटा की शाखा से ही सतना जिले की पूर्व कोठी रियासत का राजवंश है। इसी कोठी राजघराने से दो वीर भाई तख्त सिंह और बख्तावर सिंह महाराजा विश्वनाथ सिंह के जमाने में रीवा आ गए थे। रीवा राज्य से उन्हें सुमेदा, बाबूपुर और पुरैनी 3 गांव मिले थे। बाद में इन्हें खमरिया नाम का गांव भी मिला था। इन भाइयों ने सुमेदा को अपना निवास स्थान बनाया। बड़े भाई तख्त सिंह की तो निसंतान ही मृत्यु हो गई, लेकिन छोटे भाई बख्तावर सिंह का वंश चला। उनके पुत्र सीबा सिंह थे। सीबा सिंह महाराज विश्वनाथ सिंह के विश्वास पात्र प्रमुख सरदारों में से एक थे। बड़े अखाड़ची और बलिष्ठ थे। इन्होंने रीवा के उपरहटी मोहल्ले में भगवान नरसिंह के मंदिर का निर्माण भी कराया था। इन्हीं सीबा सिंह के पुत्र हुए श्याम शाह, जिनका जन्म खमरिया गांव में अनुमानतः 1822 से 23 में हुआ था। श्याम शाह बचपन से ही बहुत होनहार और साहसी प्रवृत्ति के थे। पिता की ही तरह नित्य अखाड़ा लौटना उनको प्रिय था। घुड़सवारी भी पसंद थी। शरीर भी लंबा चौड़ा और बलिष्ठ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। संस्कृत और फारसी जैसी भाषाओं का इन्हें अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि वो नियमित रूप से भगवद गीता और तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। यहां तक कि मानस की एक प्रतिलिपि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लिखकर तैयार की थी। उनकी वीरता के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक प्रसंग ये है कि एक बार बकिया के एक ब्राह्मण ने महाराजा विश्वनाथ सिंह से शिकायत की कि भदनपुर वालों ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। महाराजा ने युवा श्याम शाह को वो जमीन ब्राह्मण को वापस दिलाने का आदेश दिया। श्याम शाह वहां पहुंचे और लड़ झगड़ कर जमीन ब्राह्मण को वापस दिला दी। उनकी इस सफलता से महाराजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 30 एकड़ जमीन इनाम में दी। एक दूसरा किस्सा भी मिलता है। राज्य के बर्दी परगने में कुछ उपद्रव हुआ। महाराज ने सीबा सिंह को उसे शांत करने का आदेश दिया, लेकिन श्याम शाह जिद करके खुद पिता की जगह चले गए और उपद्रव शांत करके लौटे। जब महाराजा को यह बात पता चली तो उन्होंने सीबा सिंह से नाराज होकर कहा, तनख्वाह तुम लेते हो और लड़ने भिड़ने अपने लड़के को भेज देते हो। सीबा सिंह ने जवाब दिया, मैं क्या करूं महाराज, लड़का बहुत जिद्दी है। यही वीरता, स्वाभिमान और जिद आगे चलकर श्याम शाह की पहचान बनी एवं वो रीवा महाराजा की नजरों में आए और आगे चलकर वो रियासत की सेना में भर्ती होकर कार्य करने लगे। इसी बीच देश में क्रांति के बादल छा गए। भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह भड़क चुका था। रीवा भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां भी क्रांति की सुगबुगाहट और अकुलाहट महसूस की जा रही थी। संयोगवश इसी समय एक घटना घट गई। सुप्रसिद्ध विद्वान कुंवर रविरंजन सिंह की किताब तब और अब रीवा के अनुसार कहीं से सदाशिव नाम का एक तेलंगा ब्राह्मण रीवा आ पहुंचा। यहां वो लोगों के बीच कथा कहता था। रीवा राज्य के दीवान मडरिया दीनबंधु पांडे को यह शंका हुई कि यह क्रांतिकारियों का जासूस हो सकता है।
जो कमल और रोटी लेकर क्रांति की राष्ट्रव्यापी योजना के तहत यहां आया है। ध्यान दें तो 1857 के विद्रोह के समय कमल का फूल और रोटी क्रांति का संदेश देने के प्रतीक थे। हालांकि यह निश्चित नहीं था कि वो क्रांति दूत ही था, फिर भी दीवान साहब ने पॉलिटिकल एजेंट विलोबी आर्सबर्न के कान भर दिए कि यह तात्या टोपे और क्रांतिकारियों का जासूस हो सकता है। इसीलिए उस ब्राह्मण को जेल में बंद कर दिया गया और उसे फांसी देने की तैयारी की जाने लगी। यहाँ के देशभक्त सैनिक जो मुख्यतः ठाकुर थे, किसी मौके की तलाश में ही थे। उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया। लाल धीर सिंह के नेतृत्व में ठाकुर रणमत सिंह, लाल श्याम शाह, लाल पंजाब सिंह और पहलमान सिंह चंदेल इत्यादि ने मिलकर जय ब्राह्मण देवता के नारे के साथ रीवा में अंग्रेजी सरकार के पॉलिटिकल एजेंट विलोबी आसबर्न के बंगले को जा घेरा। आज का मार्तंड क्रमांक 1 स्कूल ही तब का पॉलिटिकल एजेंट का दफ्तर हुआ करता था। किसी क्रांतिकारी ने एजेंट पर गोली चला दी, लेकिन वो बच गया और चोरी छुपे बंगले से निकल भागा। ब्राह्मण को छुड़ा लिया गया, लेकिन इधर दीवान दीनबंधु ने पॉलिटिकल एजेंट को क्रांतिकारियों के नाम बताए। ये सभी रियासत की नौकरी में थे, लिहाजन इन सबको नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन एजेंट साहब शायद ये समझ नहीं पाए कि नौकरी से निकालकर उन्होंने इन लोगों को रोकने के बजाय खुलकर क्रांति में उतरने का रास्ता दे दिया था। क्रांतिकारी अब राज्य से मुक्त होकर पूरी तरह अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय हो गए और रीवा से बाहर के क्रांतिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश करने लगे। तात्या टोपे से संपर्क के लिए कम से कम 3 बार पत्र भेजे गए। बाबू कुंवर सिंह और अवध के राणा बेनी माधव से भी पत्राचार किए गए। हालांकि ये क्रांतिकारी अंग्रेजों की मजबूत घेराबंदी तोड़कर कानपुर या झांसी तो नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने विंध्य की धरती पर ही अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा जरूर खड़ा कर दिया। अंग्रेजों ने रणनीतिक दृष्टि से रीवा और बुंदेलखंड के एकदम मध्य में होने के कारण नागौद में अपनी छावनी स्थापित की, जहां हथियारों के साथ उनका खजाना भी था। इसीलिए आरा बिहार के बाबू कुंवर सिंह नागौद की तरफ बढ़ रहे थे। जब विंध्य के क्रांतिकारियों को इसकी खबर लगी तो वे भी नागौद की तरफ निकल गए और वहां स्थित अंग्रेज छावनी और ट्रेजरी पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। वहां का एजेंट एलिस भागकर अजयगढ़ चला गया। क्रांतिकारियों के दल ने उसका पीछा किया और भिल्लसाए के मैदान में रीवा, नागौद, कोठी एवं सुहावल राज्य के क्रांतिकारियों एवं अंग्रेज सेना के मध्य घमासान युद्ध हुआ। विजय क्रांतिकारियों को मिली थी। नागौद और भिल्लसाए की विजय के बाद क्रांतिकारियों ने लाल श्याम शाह और रणमत सिंह के नेतृत्व में पूरे ग्रेट डेक्कन रोड पर नियंत्रण स्थापित कर जबलपुर और इलाहाबाद बनारस के मध्य अंग्रेजों के पूरे संचार तंत्र को अवरुद्ध कर दिया। इसकी पुष्टि रीवा के सुप्रसिद्ध इतिहासकार निजामी साहब के लेख रीवा पास्ट और प्रेजेंट से भी होती है। दरअसल रीवा रणनीतिक रूप से तब बहुत अहम था। राजधानी कलकत्ता से तब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का रास्ता और डाक यहीं से होकर जाया करती थी। लाल श्याम शाह का उद्देश्य इसे बाधित करना था और वो सफल हुए भी। इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि वे बेहद धनी थे और उन्होंने अपना सारा धन अपनी सेना को बनाने, उनके रखरखाव और अंग्रेजों से लड़ाई में ही खर्च कर दिया था। दरअसल उन्हें पता चला कि मद्रास रेजिमेंट के लगभग 300 सिपाही सागर और दमोह की अंग्रेज छावनी में विद्रोह करके जबलपुर में इकट्ठा हैं। अगर इन्हें खाना खर्चा मिल जाए तो वो उनके साथ मिल सकते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने एक साथी और सेवक कालू कोटवार को पत्र लेकर उन सैनिकों को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन उसे बीच में ही अंग्रेजी सेना द्वारा पकड़ लिया गया। तब उन्होंने अपने एक और विश्वस्त सेवक एवं साथी भोला बारी को पत्र लेकर जबलपुर भेजा, जिसके बाद मद्रास रेजिमेंट के सैनिक श्याम शाह के साथ मिल गए। डेविड E.W. बेकर अपनी किताब बघेलखंड और द टाइगर लेयर में लिखते हैं कि ठाकुर श्याम शाह बघेल ने रीवा, शहडोल और कटनी क्षेत्र में करीब 300 सैनिकों की एक मजबूत सेना का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अंग्रेजों की रसद और आपूर्ति व्यवस्था को लगातार बाधित किया। बघेलखंड में हुई कई लड़ाइयों में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को भी हराया। लाल श्याम शाह के बारे में और जानने के लिए हमने उनके वंशज लाल जय सिंह से भी बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। श्याम शाह के बारे में जो हम लोगों ने अपने पूर्वजों से, अपने दादा से, पिताजी से, लोगों से जो सुना
तो बहुत बलिष्ठ, बहुत संयमी जीवन के थे। कुश्ती लड़ना, अखाड़ा लड़ना, शिकार का खेत करना, जितने भी पराक्रम वाले थे, अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी, ये बचपन से उनकी तरफ रुझान था और उनको उस हिसाब से शिक्षा दीक्षा उसी हिसाब से मिलती गई। किशोरावस्था में वो मुगदर उगदर घुमाते थे। उनके मुगदर अभी हमारे पास रखे हैं घर में। और एक हाथ की लिखी रामायण का पाठ किया करते थे। श्याम शाह जी के बगावत के समय में ही हमारे जो गांव थे सब जब्त कर लिए गए थे। इसी समय सुहागपुर के जागीरदार ठाकुर गरुड़ सिंह और उनके भाई भरत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए बिलासपुर से कैप्टन विलिंगटन के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए सुहागपुर पर आक्रमण कर दिया। जब लाल श्याम शाह को यह बात पता चली तो वो करीब 200 साथियों सहित सुहागपुर के ठाकुर बंधुओं की मदद के लिए गए। जबरदस्त युद्ध हुआ। अंग्रेज सेना नायक मारा गया और उसकी सेना भाग गई। लेकिन उधर जबलपुर से कर्नल रॉबर्टसन भी बड़ी फौज लेकर सुहागपुर की तरफ बढ़ रहा था। लाल श्याम शाह और क्रांतिकारियों की रॉबर्टसन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी फौज की मुठभेड़ चंदिया में महानदी के किनारे हो गई। अंग्रेजों के पास तोपखाना था, वो आग उगल रहा था। क्रांतिकारी तलवारों से लड़ रहे थे। बंदूक भी यदाकदा किसी के पास ही थी। ऐसे में सीधे मुकाबले में अंग्रेजों को हराना आसान नहीं था। इस स्थिति में श्याम शाह ने एक रणनीतिक योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया और दोनों को पत्थरों, चट्टानों और पेड़ों की आड़ में छिपकर आगे बढ़ने का निर्देश दिया। योजना के मुताबिक क्रांतिकारियों की पहली टुकड़ी ने नालों और चट्टानों की ओट लेते हुए उत्तर दिशा से अंग्रेजी सेना पर अचानक हमला कर दिया। इससे पहले अंग्रेज सैनिक इस हमले को समझ पाते कि तभी दक्षिण की तरफ से दूसरी टुकड़ी ने आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस 2 तरफा हमले से अंग्रेजी सेना घिर गई। अंग्रेजी सैनिकों और क्रांतिकारियों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। संघर्ष में कई अंग्रेज सैनिक मारे गए और कई घायल हुए, जबकि बाकी सैनिक जान बचाकर पश्चिम दिशा की तरफ भाग गए। लाल श्याम शाह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने यहां जिस अदम्य साहस और जुझारूपन के साथ अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, उसी के कारण आज भी यह स्थान जुझार घाट के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के साथ उनकी अगली भिड़ंत कटनी बाजार में हुई। जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज नगर के महाजनों को लूट रहे हैं, यह खबर मिलते ही श्याम शाह अपने साथियों के साथ आगे बढ़े और अंग्रेजों से भिड़ गए। अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। कटनी से आगे वो विजय राघवगढ़ के राजा की मदद के लिए भी जाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की मजबूत घेराबंदी वो तोड़ नहीं पाए। घूमते फिरते कोठी राज्य के खखरा जंगल में उनकी मुलाकात फिर से ठाकुर रणमत सिंह जी से हो गई। उनके साथ मिलकर वो डभौरा और इलाहाबाद आदि में अंग्रेजों से लगातार संघर्ष करते रहे। लेकिन डभौरा के पतन के बाद ठाकुर रणमत सिंह और लाल श्याम शाह के साथ ही बाकी क्रांतिकारी सुरक्षा की दृष्टि से क्योटी की गढ़ी में आ गए। लेकिन पीछा करती हुई अंग्रेज और रीवा की सेना ने क्योटी की गढ़ी को आ घेरा। रीवा की सेना का नेतृत्व ठाकुर दल थम्मन सिंह करशुली कर रहे थे। वो अपने पूर्व साथियों से सहानुभूति रखते थे और उनसे लड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने पहले ही क्रांतिकारियों को इसकी सूचना देकर सतर्क कर दिया। कहते हैं गढ़ी के अंदर उस समय ज्योनार अर्थात दोपहर के भोजन की तैयारी चल रही थी। ठाकुर रणमत सिंह और लाल श्याम शाह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना से जबरदस्त युद्ध किया। इस युद्ध में एक अंग्रेजी कर्नल भी रणमत सिंह के हाथों मारा गया। अंग्रेजी सेना तितर बितर हो गई, लेकिन अंग्रेजी सेना की नई टुकड़ियों के आने की सुनकर क्रांतिकारी भी यहाँ ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और यहीं से ठाकुर रणमत सिंह और लाल श्याम शाह का साथ छूट गया। जहां ठाकुर रणमत सिंह बहुती की तरफ चले गए, वहीं लाल श्याम शाह दक्षिण के जंगलों में चांग भकार की तरफ चले गए। वहां झांपी डोंगरी में भटकते हुए बुड़वा के जंगलों में जा पहुंचे। कहा जाता है कि ठाकुर रणमत सिंह और लाल श्याम शाह की छवि एक ही जैसी थी। दोनों हम उम्र भी थे। इसीलिए वहां के जमींदार ने ठाकुर रणमत सिंह के भ्रम में आकर इनाम के लालच में उन पर छिप के वार कर उन्हें मार डाला। लेकिन कुछ ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार क्योटी की जबरदस्त लड़ाई के बाद क्रांतिकारी अलग अलग हो गए थे। उनकी शक्ति भी बिखर गई थी। श्याम शाह, जो क्रांतिकारियों की आर्थिक और सामरिक व्यवस्था संभालते थे, नई शक्ति जुटाने के लिए अपने घर लौटे और पत्नी से गहने मांगे। लेकिन सब कुछ तो पहले ही क्रांति में समर्पित हो गया था।
घर पे कुछ बचा नहीं था, लेकिन उनके पिता ने देवरा और बुढ़वा के ठाकुरों को कभी कर्ज दिया था। उसी के 2 दस्तावेज लिखे हुए थे जिन्हें पाट कहा जाता था, वही उन्होंने उन्हें दे दिया। पाट आज के स्टाम्प की तरह तब का दस्तावेज हुआ करता था। श्याम शाह वो पाट लेकर पहले देवरा गए, लेकिन वहां के ठाकुर ने कर्ज चुकाने में असमर्थता और विवशता जाहिर की। परिणाम स्वरूप श्याम शाह वहां से बुढ़वा के लिए निकल गए। कहते हैं तब तक निरंतर भाग दौड़ कर रहे श्याम शाह की तबीयत भी कई दिनों से खराब चल रही थी। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पैसे की मांग की। बुढ़वा वालों ने कहा, आप अस्वस्थ हैं, कुछ दिन विश्राम करिए। पैसे तो हमारे पास नहीं हैं, पर आप चलिए, चचाई वालों से आपको पैसा दिला देंगे। इसी बीच उनके साथियों और सेवकों को वहां से पहले ही भेज दिया गया था। अब वो एकदम अकेले बचे थे। इन्हीं लोगों के साथ जब वे चचाई की तरफ जा रहे थे, तभी पसगढ़ के जंगल में समधिन नदी के पास इनाम के लालच में इनकी हत्या कर दी गई। पहले इन्हें पीछे से गोली मारी गई और बाद में पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला गया। इस घटना का जिक्र मौलवी रहमान अली के ग्रंथ तवारीखे बघेलखंड में हुआ है। इतिहासकार लाल विक्रम सिंह और निजामी साहब भी इसी मत की पुष्टि करते हैं कि अपने ही कुछ लोगों ने इनाम और जागीरों की लालच में आकर उनकी धोखे से हत्या कर दी। अलगाव अंतिम लड़ाई इनकी केवटी की हुई, डे लाइट में। दिन में केवटी की लड़ाई हुई। केवटी में दोनों लोग थे, तो दोनों लोग थे, तो उसमें चूंकि दिन में हुई तो इसमें लोगों की ज्यादा क्षति हुई। काफी लोग मरे और कैप्टन एलिस रणवत सिंह के सामने पड़ा तो वो मारा गया। तो अब ये जान बचाकर भागे, तो कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बहुत सारी कंपनियां आ गई। बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो गई, तो बहुत ज्यादा दबाव हो गया इन लोगों के पास। अब इन लोगों के पास दबाव, इनके श्याम शाह जी के पास दबाव हुआ कि अब आगे कैसा करेंगे, कैसे सैन्य अभियान हम चलाएंगे, अपना आगे कैसे युद्ध करेंगे, और जो मन में हमारे मंसूबे हैं वो कैसे पूरे होंगे। तो घर आए, तो घर में आए तो अपने पिताजी से कहा कि भाई पैसा वैसा दो, सोना चांदी जो कुछ बचा हो, कुछ कहीं छुपाए उपाए रखे हो तो दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास नहीं है। अभी बुढ़वा वाले देवरा वाले पैसे लिए थे, तो ये उनका लेख है, तुम जाओ उनसे मांग लो और काम करो, तब तक फिर जब आगे कभी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर मदद करेंगे। तो श्याम शाह जी सेना को रिफॉर्म करने के लिए, फिर से पुनर्गठन करने के लिए उसमें लग गए, और रणमत सिंह अकेले इधर उधर। तो रणमत अब इधर जब षड्यंत्र हुआ, जब इनाम घोषित हो गया श्याम शाह के बाद, रणमत सिंह के बारे में जिंदा मुर्दा के इनाउंस नहीं था, घोषणा नहीं थी रियासत की, पर इनका इश्तहार था कि जिंदा मुर्दा पकड़े तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो इनाम की लालच में और कर्ज से बचने की लालच में अपने ही लोगों ने षड्यंत्र करके उनको मारा, और उसको बदले में उनको इनाम भी मिला। कहा जाता है जब लाल श्याम शाह की वीर गति की खबर महाराज रघुराज सिंह को लगी तो वो बेहद विचलित हुए। उनका शव उनके परिजनों के पास खमरिया भेज दिया गया। उन्हें जीते जी कंपनी सरकार कभी भी नहीं पकड़ पाई, लेकिन उनकी वीर गति के बाद उनके परिजनों पर अंग्रेजों द्वारा बहुत ही ज्यादा जुल्म किए गए। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, रीवा राज्य द्वारा दी गई पवाइयां भी छीन ली गई। इसीलिए कई सालों तक वो मारे मारे फिरते रहे। लेकिन भाग्यवश खमरिया गांव, जो दुबहा के अवस्थियों के यहाँ गिरवी रखा हुआ था, वो बच गया। कालांतर में उनकी पत्नी ने ऋण चुकाकर उन्हें फिर से अपने अधिकार में कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार लाल श्याम शाह की पत्नी भी बेहद साहसी, स्वाभिमानी और तेज तर्रार स्वभाव की थी। वो जैतवारा के पास गडेरी गांव की चंदेल कन्या थी और रिश्ते में ठाकुर रणमत सिंह की ममेरी बहन थी। कहा यह जाता है कि उनकी मृत्यु 1924 में करीब 100 वर्ष की अवस्था में हुई। इतनी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। श्याम शाह जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब वो उनके रास्ते की रुकावट कभी नहीं बनी, बल्कि उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करती रहीं, और घर की जिम्मेदारी और खेतीबाड़ी वो स्वयं संभाल रही थी। जब श्याम शाह का शव उनके पास आया तो उन्होंने क्रोधवश उन्हें लेने से इनकार कर दिया और ललकारते हुए कहा, एक लई जा, रघुराज सिंह का दैदी है, कहे उनखर सोथा पूर होइगा,
अब एकर रक्का बनाए के डरवाए लही और खाए लही, मतलब इसे ले जाओ, रीवा महाराज से कहना इसका अचार डलवा लें। हालांकि बाद में परिजनों और राज्याधिकारी सरदार नरहर सिंह करचुली के समझाने के बाद वो मानी और उनके नाबालिग पुत्र बजरंग सिंह ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। तो ये थी कहानी विंध्य के क्षेत्र में आजादी के मतवालों में से एक लाल श्याम शाह की, जिनकी देशभक्ति और वीरता के किस्से विंध्य में आज भी प्रचलित हैं। शहादत के वक्त लाल श्याम शाह की उम्र करीब 32 वर्ष की थी और उनका एक छोटा बेटा भी था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस उम्र और ऐसी परिस्थिति में ऐसा साहसपूर्ण कार्य कोई बिरला ही कर सकता है। शब्द सांची विंध्य की टीम अपने विंध्य के लाल और मातृभूमि प्रेमी अमर बलिदानी लाल श्याम शाह को शत शत प्रणाम करती है। इस वीडियो के लिए हमने भगवान दास श्रीवास्तव की किताब बघेलखंड में स्वाधीनता संग्राम, डॉक्टर एस अखिलेश की किताब रीवा राज्य का इतिहास, कुंवर रविरंजन सिंह जी की किताब तब और अब रीवा, जीतन सिंह जी की किताब रीवा राज्य दर्पण, रीवा स्टेट गजेटियर और प्रोफेसर राधे शरण द्वारा लिखे गए लेख का रेफरेंस लिया है। इसके साथ ही हम मार्गदर्शन के लिए इतिहासकार विजय बहादुर सिंह करचुली के भी आभारी हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि विंध्य भूमि के ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में हमारी आज की पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा जान सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। विंध्य के प्रामाणिक इतिहास, लोक संस्कृति और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी शब्द सांची विंध्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।